नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर के चिंताएं व्यक्त होने लगी हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के राज्यों की उच्च न्यायालय राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार से इससे निपटने की जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। बराबर जानकारियां मांगी जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत इस महामारी की विकरालता को कम से कम किया जा सके। दूसरी लहर में जिस तरह से राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को अनदेखा करने की कोशिश की, उसके दुष्परिणाम हम सब लोगों ने देखे हैं। मैं यहाँ पर किसी एक राज्य सरकार के विषय में नहीं कह रहा, मैं अमूमन पूरे देश की राज्य सरकारों के बारे में इस बात को कह रहा हूँ। यदि गंभीरता से प्रयास किए गए होते तो शायद यह दृश्य देखने को नहीं मिलता। उसमें कुछ चीज़ें सही भी थीं, कुछ चीज़ें गलत थीं, और किस तरह से वो गलत थीं, किस तरह से वो फेक थीं, वो एक अलग चर्चा का विषय होगा। लेकिन क्या वाकई में भारत में तीसरी लहर आएगी, इसको लेकर के जिस तरह से चिंताएं व्यक्त हो रही हैं वो वाकई में एक महत्वपूर्ण विषय है और उस पर चिंता की भी जानी चाहिए। ब्रिटेन और अमेरिका में इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं और वहाँ की सरकारें इसको लेकर के चिंतित भी हैं। भारत में भी इसकी लहर को लेकर के केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। WHO एक के बाद एक जानकारियां दे रहा है और वो यह भी कह रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी इस तरह की लहर बरकरार आती रहेंगी। आपको ध्यान होगा कि 2010 के आसपास डेंगू के लेकर के एक वातावरण बना था और हर वर्ष एक निश्चित समय के दरमियान हमें वो देखने को मिलता था। लगभग वही स्थिति इस कोरोना महामारी को लेकर के भी होने वाली है कि हमको किस तरह से सावधानियां रखनी है और किस तरह से इसका बचाव करना है। लेकिन इस दूसरी लहर में जिस तरह से तीसरी लहर की भूमिकाएं बननी शुरू हुई, उससे कहीं ना कहीं मन में कुछ प्रश्न खड़े होने लगे कि क्या ये वाकई में कोरोना की जो तीसरी लहर जिसको लेकर के एक डिस्कशन शुरू हुआ है, चर्चाएं शुरू हुई हैं, क्या वो वाकई में उस नीयत के साथ की जा रही हैं जो इस महामारी के साथ की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं एक राजनीति का भी प्रभाव है, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, उनमें से उत्तर प्रदेश भी है। दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश को काफ़ी टारगेट किया गया और वहाँ के बारे में अनेक प्रकार की खबरें भी प्रकाशित हुई और उन खबरों को देख करके लगा कि उत्तर प्रदेश में इस महामारी की सर्वाधिक विकरालता रही है, सर्वाधिक मृत्यु हुई है, सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना यदि इस देश में किसी राज्य के नागरिक ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश के ने किया है। मैं यहाँ पर कुछ आंकड़ों के द्वारा कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा और यह बताने की कोशिश करूँगा कि वास्तविकता क्या है और किस तरह से चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा गया है। यदि हम इस दूसरी लहर में जो 10 राज्य सर्वाधिक संक्रामित मरीजों के रहे हैं उनकी यदि बात करें तो उनको मैं एक तरफ से लेना शुरू करता हूं, उनके पहले नंबर दूसरे नंबर से वो क्रमबद्ध हैं। मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में लगभग 58,42,000 व्यक्ति संक्रमित हुए थे, यानी कि वहाँ जो पर मिलियन जो एक संक्रमण का औसत आया वो लगभग 10,219 व्यक्तियों का आया। और उसके बाद जो राज्य आता है उसमें कर्नाटक है, उसमें 27,07,481 व्यक्ति संक्रमित हुए थे। पर मिलियन जो औसत आया वो 11,958 व्यक्तियों का औसत आया। महाराष्ट्र में जो मृत्यु हुई वो हुई है 1,04,70 संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई। कर्नाटक में यह संख्या 31,920 रही है। केरल में
26,42,395 व्यक्ति संक्रमित हुए। पर मिलियन जो औसत आ रहा है वो 9,313 का आ रहा है। जो मृत्यु हुई है वो 10,157 संक्रमित मरीजों की हुई हैं। तमिलनाडु में संक्रमित मरीजों की संख्या जो अभी तक आई है 22,56,681 आई है। जो पर मिलियन औसत आ रहा है वो 19,448 का आ रहा है। मृत्यु हुई है 27,356 व्यक्तियों की। आंध्र प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या है 17,63,211। औसत आ रहा है 4,872, यानी कि पर मिलियन इतने व्यक्ति संक्रमित हुए। और जो मृत्यु हुई है वो 11,552 हुई है। छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 16,99,083 रही है। पर मिलियन जो औसत आता है वो 694 आता है। मृत्यु हुई है 21,333। सातवें नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। वहां संक्रमित मरीजों की संख्या है 14,32,019। पर मिलियन औसत आ रहा है यहाँ पर 5,887 का। मृत्यु हुई है 16,362 व्यक्तियों के। उसके बाद आठवें नंबर पर दिल्ली आती है। उसमें संक्रमित मरीजों की संख्या रही है 14,29,475। औसत आया 231 का पर मिलियन और मृत्यु हुई है 24,627। छत्तीसगढ़ में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 9,81,860 है। औसत आता है 1,285 का। मृत्यु हुई है 13,243 संक्रमित मरीजों की। 10वें नंबर पर राजस्थान आता है, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या है 9,46,975। पर मिलियन औसत आता है 629 और मृत्यु हुई है 8,687। अब आप ये जो आंकड़े हैं उनमें से आप देखिए कि इनमें से महाराष्ट्र की आबादी आधी है उत्तर प्रदेश से, केरल की 8 गुना कम है, तमिलनाडु की लगभग 3 गुना कम है, आंध्र प्रदेश की 4 से 5 के बीच में मतलब 4.5 गुना कम है, पश्चिम बंगाल की 3 गुना कम है। मतलब यदि पश्चिम बंगाल की आबादी से ये जो गुना कम बता रहा हूं इसमें आप गुणा कर दें तो इन राज्यों की आबादी इतनी उत्तर प्रदेश के आसपास जाकर के बैठेगी, यानी इतनी कम है। ये मेरा कहने का मतलब है, यहां आप ये समझें। और दिल्ली तो आप 2 करोड़ ही है, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से ऊपर है, 23 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जहां 2 करोड़ आबादी है वहां पर 14,29,475 संक्रमित मरीज मिले हैं इस पूरे दौर में, मतलब पिछले वर्ष से लेकर के अब तक की ये स्थिति है। और ये जो आंकड़े हैं ये तभी के हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई इस दूसरी लहर के आंकड़े हैं, ये शुरू से चल रहा है। छत्तीसगढ़ की आबादी कुल 2 करोड़ 91 लाख है। तो आप सोच लीजिए कि ये 7 गुना करी जाए तब जाकर के उत्तर प्रदेश की आबादी के बाद मिलते हैं। राजस्थान की आबादी 7 करोड़ 88 लाख है, यानी कि लगभग 3 गुना बढ़ाया जाए तो जाकर के उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर आते हैं। इनमें जो संक्रमित मरीज हैं, इनमें जो औसत है, यदि उसको ये मान करके चल लिया जाए कि यदि ये आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर इन राज्यों की होती और जो विकरालता और जो मृत्यु के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो क्या होते। लेकिन उत्तर प्रदेश क्यों फोकस किया गया, उसके पीछे सिर्फ कारण यही था जो मुझे लगा है कि तीसरी लहर के रूप में एक पहले से ही भय का वातावरण बनाया जाना चाहिए निश्चित रूप से, और यह जताया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में हमको लाभ लेना है तो निश्चित रूप से हमें यह आंकड़ा सामने रखना ही होगा। ये सारी चीजें यदि आप देखें, आप यदि पिछले दिनों देखें कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, यदि और जिस गति से हो रहा है उस हिसाब से यदि वैक्सीनेशन हुआ
तो कितनी लहरें आएंगी, कितनी चली जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना किस तरह से फैलता है इसकी समझ प्रधानमंत्री को है ही नहीं। उन्होंने वर्गीकरण करा था कि किस तरह से गरीबों पर जाता है, क्योंकि गरीबों की सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले गरीबों को वो अटैक करता है। तो वो वर्गीकरण किए गए। आंकड़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि आंकड़े सही बताने चाहिए थे, यानी कि उनकी सरकारों ने सही बताए हैं, और जो कांग्रेस शासित राज्य नहीं है या उनके समर्थकों के शासित राज्य नहीं है, उनके आंकड़े सारे फर्जी हैं। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं इनकी इस पर नहीं जा रहा हूं कि किस राज्य ने कितना सही बताया, कितना गलत बताया, कितना क्या है, लेकिन यदि मैं इन्हीं आंकड़ों को सही मान करके चलूं तो ये आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। सीधी सी कहानी यही है कि तीसरी लहर किस तरह से राजनीतिक लाभ पहुंचाएगी, कितनी समस्याएं खड़ी होंगी, ये कहीं कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। यह सोच कहीं नहीं दिखाई दे रही है, न नीयत दिखाई दे रही है। मेरा मानना यह है कि ये महामारी है, आप सावधानी रखें, सावधानी रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। भय के वातावरण में दिक्कतें होंगी। किस राज्य सरकार ने क्या किया है, कैसा किया है, उसका क्या परिणाम होगा, किस तरह से मत आएंगे, ये वहां की जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप एक वातावरण बना करके कुछ राजनीतिक लाभ ले लें, लेकिन किस कीमत पर? क्या आप वहां के नागरिकों के जीवन की कीमत पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? यह सब लोगों को सोचना होगा। मैंने आपके सामने ये तथ्यों के द्वारा कुछ स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करी है। अगली बार कुछ नई जानकारी, नए तथ्यों के साथ आपके सामने फिर आता हूं। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।